नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर जो है वो मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और मारवाड़ में हम जो है वो मालदेव की चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट में हमने मालदेव का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें मैंने आपको मालदेव के जो है प्रारंभिक जो इनको क्या क्या कहा जाता है उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि राव मालदेव इनका राज्याभिषेक है, हसमत वाला राजा, हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, हिंदू बादशाह, 52 युद्धों का और 58 परगनों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मारवाड़ की चित्रशैली का स्वर्णकाल। इस तरह से अपने कुछ इसके विजय अभियान भी देखे थे और मेवाड़ और इसके साथ में जो है अपने संबंधों को भी देखा था। अभी बीकानेर के साथ में भी इनके क्या संबंध रहे थे और जिसमें हमने जो है युद्ध देखा था, जिस युद्ध का नाम क्या है, साहेब या पाहिब के युद्ध के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज अपने गिरी और सुमेल के युद्ध की चर्चा करने वाले हैं। तो वास्तव में गिरी सुमेल युद्ध में हुआ क्या कि इधर से शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी जो है वो कौन से स्थान पर पहुंच जाता है, अजमेर से सुमेल नामक स्थान पर पहुंच जाता है। कौन से स्थान पर? सुमेल नामक स्थान पर पहुंच जाता है। और इधर से आपके जो हैं कौन, तो इधर से आपके मालदेव जी जो हैं वो मालदेव जी जो है वो कौन से स्थान पर पहुंच जाते हैं? गिरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। कौन से स्थान पर? गिरी नामक। और दोनों के बीच में दोनों के दोनों जो क्षेत्र पड़ते हैं वो पढ़ते हैं जेतारण। कहाँ पढ़ते हैं? जेतारण। और जेतारण कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। तो जेतारण पाली के अंदर जो है गिरी और सुमेल दो स्थान पड़ते हैं जेतारण पाली के अंदर। यहीं पर ही शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कब लड़ा गया है? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जो है ये युद्ध लड़ा गया है। किनके बीच में? जो मालदेव के दो सेनापति हैं और इधर से कौन है? शेरशाह सूरी है। कौन है? शेरशाह सूरी है। सबसे पहली बात अपने को यहां पर ध्यान रखनी है कि शेरशाह सूरी जो है अब यहां पर सोच रहा है कि जब तक मालदेव के पास उसके दो सेनापति हैं, कौन कौन? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा, जब तक मालदेव के पास इनके दो सेनापति है तब तक मैं मालदेव को किसी भी हालत में जो है वो पराजित नहीं कर सकता। कि जब तक जो है मालदेव के पास उसके दो सेनापति है जिनका नाम क्या है? जेता और कुंपा, तब तक मैं मालदेव को जो है किसी भी हालत में पराजित नहीं कर सकता। यह बात कौन सोच रहा है? शेरशाह सूरी सोच रहा है। कौन सोच रहा है? शेरशाह सूरी। तब शेरशाह सूरी ने क्या बनाया? एक प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि कुछ इसने अभ्रांति पत्र तैयार किए। क्या तैयार किए? कुछ अभ्रांति पत्र तैयार किए जिनमें लिखा हुआ था कि टू जेता एंड कुंपा, ठीक है, आई एम शेरशाह सूरी, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके शिविरों में 10-10 लाख रुपए जो है वो पहुंचा दिए हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके शिविरों में 10-10 लाख रुपए जो है वो क्या कर दिए हैं? पहुंचा दिए हैं, ठीक है ना। और अब आप क्या कीजिए, जो है आप सुबह होते ही क्या है कि मेरी सेना में आ जाइए। नीचे जो है शेरशाह सूरी ने अपने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 10-10 हजार रुपए थे ये। तो जैसे मान लो कि सुबह होते ही जैसे कि ये जो है जेता का शिविर है, ये कुंपा का शिविर है, तो कुछ अभ्रांति पत्र इस तरह से लिख दिए और ये अभ्रांति पत्र जो है जगह जगह घेर दिए गए। वास्तव में ऐसी जगह घेरे गए कि यह सिर्फ और सिर्फ किसके? मालदेव के पास में ही आए। जेता और कुंपा के पास में किसी तरह से ये जो है अभ्रांति पत्र जो है वो ना लग जाए, जिसमें 10-10 हजार रुपए की चर्चा की गई थी। वो मालदेव के जो हाथ लगने चाहिए, बाकी जेता और कुंपा के हाथ नहीं लगने चाहिए। मतलब जेता और कुंपा को इस बात का पता ही नहीं है और किसी न किसी तरह से जो है इनमें 10-10 हजार रुपए क्या कर दिए गए थे? रखवा भी दिए गए थे। क्या कर दिए गए? रखवा दिए गए। अब अभ्रांति पत्र जो है मिले किसको? मालदेव को। मालदेव ने अभ्रांति पत्रों को पढ़ा और पढ़ते कहा कि अपने ये दो सेनापति विद्रोह करेंगे अपने से, ठीक है, देशद्रोह का मामला आ गया, ये तो राजद्रोह करेंगे। तब बताते हैं कि मालदेव ने कहा कि अपने इसका चलो प्रमाण तो देखते हैं, ऐसे ही अपने किसी पर शक कर रहे हैं। तब मालदेव ने आकर जो है जेता और कुंपा के शिविरों में छानबीन करवाई तो इनके शिविरों में क्या मिल गए? 10-10 हजार रुपए मिल गए। नैणसी के अनुसार ये 20-20 हजार रुपए थे। भी कुंपा को कहा गया आप कंबल ले आना और जेता को कहा गया आप सिरोही की तलवारें ले आना। तो इस तरह से ये नैणसी ने लिखा है। तो अब बताते हैं कि ये बात थी कब की? 4 जनवरी की। कब की है? 4 जनवरी की। तो अब मालदेव जो है, मालदेव 4 जनवरी के रातों रात ही जो है यहां से निकल जाता है और कहां चल जाता है?
जोधपुर चला जाता है। भी ये विश्वासघात करेंगे और फिर अपने क्या बनने वाला है, कुछ बनेगा ही नहीं अपने तो ये विश्वासघात करेंगे कौन, जेता और कुंपा, अपना कुछ बनने वाला नहीं है। तब मालदेव जो है रातों रात ही कहां चला जाता है, यहां से जोधपुर चला जाता है। कहां चला जाता है, जोधपुर। अब भाई इनके पास कुछ एक सेना ही बची थी, जेता और कुंपा के पास 5-5 हजार की सेना ही थी शायद इनके पास में, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास सेना ही इनके पास बची थी, किसके पास, जेता और कुंपा के पास। और इधर शेरशाह सूरी लगभग 80,000 सेना लेकर आया था। क्या लेकर आया था, 80,000 सेना लेकर आया था शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर। अब भाई सुबह हुआ, सुबह होते ही इधर उधर मालदेव जी के पास गए रणनीति बनाने के लिए। ओ पाड़े गो टेम ऊपर तो जेता और कुंपा जी है मालदेव जी कन जावे, पर मालदेव जी मिले ही को नहीं। तब किसी सैनिक के जरिए जो इनको पता चलता है कि ये जो है ये इस तरह से जो है पत्थर मिले थे जिनमें कुछ जो है आपके बारे में लिखा गया था, शेरशाह सूरी की तरफ से भेजे गए पत्थर थे, जिनको पढ़कर मालदेव तो इस युद्ध भूमि से बाहर जोधपुर की तरफ ही चले गए हैं। जेता और कुंपा ने सोचा भाई अब तो आन बान शान की बात है, आन बान शान की बात है, अब तो नहीं तो शान चली जाएगी। अगर हमने यहां इस युद्ध में लड़े नहीं हम तो हमारी शान चली जाएगी, हमारे पर एक नया कलंक लग जाएगा, जिसे देखकर जेता और कुंपा जो है युद्ध भूमि में उतरे। ठीक है, इधर से जेता और कुंपा और इसके सेनापति सैनिक, जेता प्लस कुंपा, मालदेव के 2 सेनापति, और इधर से किसकी सेना, शेरशाह सूरी की सेना। ठीक है, लगभग 9:15 बजे के आसपास युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध की घोषणा कर दी गई, 9:30 के आसपास युद्ध जो है प्रारंभ हो गया था। युद्ध प्रारंभ हो गया, इधर से शेरशाह सूरी की सेना, इधर से जेता और कुंपा की सेना आपस में भिड़ी और युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लगभग 12-1 बजे जो है 12 बजे के आसपास शेरशाह सूरी को लगा भी अपनी सेना तो सल्टने वाली है। शेरशाह सूरी ने जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कहा कि मेरे नमाज का टाइम हो गया भैया, अब हमारी सेना नमाज पढ़ेगी। नमाज को टाइम भी यहाँ लगभग 2 बजे के आसपास हुआ, लेकिन 12 बजे लाग्यो का अपन नमाज पढ़ांगा एक। ठीक है, जेता और कुंपा ने सोचा भी इनके धर्म से संबंधित मामला है, अपने के बीच में टांग अड़ाई। ठीक है, पढ़ने दो, नमाज पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह सूरी जो है नमाज पढ़ने बैठ गया। अब भाई नमाज पता नहीं कितना टाइम में पढ़ी जाए, वो तो अपने मुस्लिम भाइया नहीं पता है, लेकिन फिर भी लगभग आधो पौनो घंटों लगा दियो कण शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने में। और इसके बाद में जो है नमाज में क्या पढ़ रहा है, हे अल्लाह आजाद बचा ले मुर्गे को नहीं आऊं, हे अल्लाह आजाद बचा ले मुर्गे ही थे, बात करो राजस्थान की धरती पर मैं पूरे भारत में ही प्रवेश कौन करूं, बस आजाद बचा ले, ये पढ़े जा रहा है ये। और इधर से जो है इतने में ही अल्लाह की इतनी कृपा हुई कि यहां पर जो है शेरशाह सूरी की सहायता के लिए जलाल खां जलवानी नाम का एक सेनापति सेना लेकर आ गया। जलाल खां जलवानी नाम का एक सेनापति सेना लेकर आ गया। अब इधर से और इधर से पुनः से युद्ध प्रारंभ हो गया। किसके बीच में, मालदेव वर्सेस किसके बीच में, शेरशाह सूरी। और अब की बार इसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा है, जलाल खां जलवानी। तो ये नवीन सैनिक आए, नए सैनिक आए थे, जोश से भरे हुए थे, और इधर हमें काफी टाइम हो गया था लड़ते हुए। तो वीर राजपूती सैनिक जो है इस युद्ध में जलाल खां जलवानी शेरशाह सूरी की सेना से क्या हो गए थे, पराजित हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए, प्राप्त होते ही शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेहू। समझ में तो नहीं आया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा था, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। किसने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं इस मारवाड़ के क्षेत्र के लिए मैं पूरे के पूरे भारत की बादशाहत खो देता। तब इसके बाद में जो है इसका एक दरबारी कवि जिसका नाम था, दरबारी साहित्यकार जो है लेखक था जिसका नाम था अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, इसने तारीख-ए शेरशाही नामक ग्रंथ लिखा है। तारीख-ए शेरशाही नामक ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है, अब्बास खां शेरवानी ने तारीख-ए शेरशाही नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें लिखा है कि ये शेरशाह सूरी ने जेता और कुंपा के बारे में यह भी कहा था कि अगर जेता और कुंपा मेरी सेना में होते तो मैं पूरे भारत का एक छत्र सम्राट होता। किसने कहा था, ये शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर जेता और कुंपा मेरी सेना में होते तो मैं पूरे भारत का एक छत्र सम्राट होता। ऐसा किसने कहा है, जेता और कुंपा ने कहा है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो शेरशाह सूरी जो है
कौन सा सूरी, शेरशाह सूरी सेना लेकर जो है अब किसकी तरफ बढ़ता है, जोधपुर की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है, जोधपुर की तरफ बढ़ता है। और जोधपुर जो है वहां से, जोधपुर से जो है वो मालदेव यहां से चला जाता है। कौन चला जाता है, मालदेव यहां से क्या कर जाता है, मालदेव यहां से चला जाता है। कहां चला जाता है मालदेव, तो मालदेव जो है सिवाना की तरफ चला जाता है उधर, ठीक है, जो इनकी क्या कहलाती है, शरणस्थली कहलाती है, तो उधर की तरफ चला जाता है। और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। शेरशाह सूरी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। शेरशाह सूरी का अधिकार होने के पश्चात में शेरशाह सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले में क्या बनवाई थी, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या करवाई है, शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले में एक मस्जिद बनवाई है। और यह जोधपुर का किला जो है, जोधपुर दुर्ग इसने शेरशाह सूरी ने किसको सौंप दिया था, खवास खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया था, खवास खां को सौंप दिया था और खुद चला गया था। इसके बाद में बताते हैं कि शेरशाह सूरी का लास्ट में अभियान रहता है 1545 ईस्वी में। कब रहता है, 1545 ईस्वी में इसका अभियान रहता है, जो है उस अभियान का नाम है 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का एक अभियान रहता है जिसका नाम है कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान है, कालिंजर अभियान। और कालिंजर का उस समय शासक था जिसका नाम क्या है, कीरत सिंह आता है। कौन सा सिंह आता है, कीरत सिंह। तो इस कालिंजर के किले पर अटैक या आक्रमण किया था, किसने किया है, तो इस किले पर आक्रमण किया है किसने, शेरशाह सूरी ने। तब बताते हैं कि हुक्का नामक ये जो है, हुक्का नामक क्या चला रहा था एक, तो हुक्का नामक एक यंत्र चला रहा था, एक तरह से कह सकते हो हथियार चला रहा था। तो अब हुक्का नामक से जो बारूद का गोला छूटा था वो बताते हैं किले के लगकर वापस आके जो है वो किसके लग गया था, शेरशाह सूरी के। और आग में झुलसने से शेरशाह की, किसकी, शेरशाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आग में झुलसने से शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में बताते हैं कि इसके बाद में 1545 में मालदेव आया। मालदेव आने के बाद में क्या करता है कि जोधपुर के किले पर क्या कर लेता है, पुनः से क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, मालदेव अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, मालदेव। किसकी मृत्यु के बाद में, तो बात करें तो हम शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चर्चा करें तो आगे आपको ध्यान रखना है, आगे वैसे तो मालदेव का जो मैटर पूरा हो गया लेकिन थोड़ा सा पीछे का मैटर रह गया था, उसमें आपके है मालदेव का विवाह। क्या रह गया था, मालदेव का विवाह रह गया था। तो वास्तव में मालदेव के विवाह की कहानी बड़ी रोचक है। तो बात करें तो यहां जैसलमेर की एक भाटी राजकुमारी थी, किसकी, जैसलमेर की भाटी राजकुमारी लूणकरण भाटी की पुत्री थी वो, जिसका नाम था उमादे। क्या नाम था, उमादे। तो मालदेव का जो विवाह है लगभग 1536 ईस्वी के आसपास किसके साथ हुआ था, उमादे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ है, उमादे के साथ हुआ है। किसका विवाह है, मालदेव का विवाह, जो कि लूणकरण भाटी की क्या मानी जाती है, पुत्री थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसका विवाह 1536 में मालदेव से हुआ था। अब भाई ब्याज के घरे आ गयो तो उमादे से गए एक दासी आई, उस दासी का नाम क्या था, भारमली था। एक दासी आई थी, उस दासी का क्या नाम है, भारमली है। क्या हुआ कि अब मालदेव पी रखी, शराब का सेवन कर रहा था, ये करता था। तब बताते हैं कि जानो तो क्या है, पहले ही दिन पहली ही रात जाना तो किसके कमरे में था, उमादे, और सारे किंगो कमरो भारमली। तो मालदेव को ही बाई चांस भारमली का कमरा में ही बढ़ गयो और दिन गई निकलियो, पता नहीं के करियो के ना करियो। सुबह ही यहां से निकला ये, और उमादे जो है, उमादे वहां बैठी इंतजार कर रही थी, किसका, अपने पति मालदेव का। तो मालदेव का इंतजार कर रही थी, ये नहीं आया। सुबह ही देखा तो ये कौन से किसके कमरे में था, भारमली के कमरे में था। तब बताती है कि उमादे जो है वो क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। किससे, मालदेव से। और ये यहां से किसकी तरफ चली जाती है, अजमेर की तरफ चली जाती है। और उमादे जो है वो उमादे अजमेर की तरफ चली जाती है। और उमादे इतिहास में किस रूप में फेमस हो गई थी, रूठी रानी के रूप में फेमस हो गई थी। किसके रूप में फेमस हो गई, रूठी रानी के रूप में फेमस हो गई थी। कौन, जो है उमादे। अब बताते हैं कि जब शेरशाह के बीच में आक्रमण हो रहे थे, मैंने आपको बताया था 1540-41 के आसपास जब शेरशाह के इस पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो
41 के बाद में जब आक्रमण हो रहे थे तब बताते हैं कि मालदेव ने, किसने, मालदेव ने अपने एक प्रिय ईश्वरदास जी को भेजा था, किसको लाने के लिए, अजमेर भेजा था, किसको लाने के लिए, उमादे को लाने के लिए। किसको लाने के लिए भेजा है, उमादे को लाने के लिए। कहाँ भेजा था इसको, अजमेर भेजा था। कहाँ भेजा है, अजमेर भेजा है। तब बताते हैं कि ये मान भी गई थी आने के लिए, लेकिन पुनः से ये मान भी गई थी आने के लिए, लेकिन तब मालदेव की जो अन्य पत्नियां थी, अन्य पत्नियां थी, इन अन्य पत्नियों ने क्या किया, अन्य पत्नियों ने किया क्या कि जो मालदेव की जो अन्य पत्नियां थी, इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जिसका नाम है आशा बारट को, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, आशा बारट, इस आशा बारट को भेजा। ठीक है, कभी बिना आण ना दे की भी हालत में। तब बताते हैं कि जब ये कहां तक पहुंची थी वापस ईश्वरदास के साथ, तो सोजत तक पहुंची थी। सोजत में जो है वो मिला कौन, आशा बारट। और आशा बारट ने रूठी रानी को एक दोहा सुनाया, जिस दोहे में क्या लिखा हुआ था कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, दो दो गयंद नहीं बंधही एकऊ खंबू ठान। कि मान रखे तो पीव तज, का मान रखे तो पीव तज, मतलब स्वाभिमान को अगर रखना चाहती है तो पिए को त्यागना पड़ेगा, अगर पिए को रखना चाहती है तो स्वाभिमान को त्यागना पड़ेगा। यह बात सुनकर जो है, यह बात सुनी, और इसमें दूसरी पंक्ति में कहा गया कि जिस प्रकार दो दो गैया एक ही जो है खुंटे और ठान के नहीं बांधी जा सकती, उसी तरह से हे मालदेव की पत्नी उमादे, हम सारी पत्नियां बेड़ी नहीं रह सकती, इकट्ठी नहीं रह सकती। तो ये दोहा सुनकर जो है इसका स्वाभिमान जाग उठा, और ये वापस जो है वो कहां पर, गुरोंज नामक स्थान पर जो है वापस चली गई थी, और वहां पर ही अपने दत्तक पुत्र राम के साथ अपना जीवन जो है वो जीवन क्या किया था, व्यतीत किया था। दत्तक पुत्र राम के साथ अपना जीवन जो है वो बचा हुआ जीवन व्यतीत किया था। किसने व्यतीत किया था, तो उमादे ने। और उमादे आज भी जो है वो अजमेर वह जो है पाली में सती के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि उमादे सती हुई थी। कैसे कि जैसे जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो उस समय, मालदेव की मृत्यु के समय ये वहां मौजूद नहीं थी। तब बताते हैं कि ये उमादे जो है मालदेव की एक निशानी पगड़ी के साथ, पगड़ी के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी, पगड़ी के साथ सती हो गई थी। अर्थात ये राजस्थान के इतिहास की क्या कहलाती है, महासती के रूप में विख्यात है। राजस्थान के इतिहास में महासती के रूप में किसका नाम आता है, उमादे का, जो पगड़ी के साथ सती हो गई थी। और आज भी ये अजमेर पाली में किसके रूप में, सती माता के रूप में क्या है, पूजनीय है। कौन है, उमादे है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अंत में मालदेव, मालदेव की एक दो बातें हो रहेगी, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि मालदेव जो है मालदेव की मृत्यु लगभग जो है इसकी कब हो गई थी, 1562 ईस्वी में हो गई थी। और अब इसके बाद में हम बात करें तो राव मालदेव को, किसको, राव मालदेव को क्या कहा जाता है, दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है, राव मालदेव को। राव मालदेव ने पोखरण का किला बनवाया था। कौन सा किला, पोखरण का किला। और यह कहां पड़ता है, पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। इसने ही सोजत का किला बनाया है। सोजत कहां पड़ता है, सोजत पाली में पड़ता है। इसने ही जो है किसका, सारण का किला बनाया है। कौन सा किला, सारण। सारण भी कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। और इसने रिया का किला बनाया है। रिया भी कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। तो इसे जोधपुर में दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राव मालदेव को। क्या कहा जाता है, राव मालदेव को दुर्गों का क्या कहा जाता है, जोधपुर में निर्माता की संज्ञा दी गई है। किसको, मालदेव को। एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहां से आगे राजस्थान में आश्रितों का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। आश्रितों का इतिहास प्रारंभ हो जाता है यहां से आगे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहां से आगे राजस्थान में आश्रितों का क्या हो जाता है, इतिहास प्रारंभ हो जाता है। अब मालदेव के पुत्रों में बात करें तो मालदेव के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राम। ठीक है, राम सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन ये मालदेव का उत्तराधिकारी नहीं बना था। तो राम जो है इसे
क्या कर दिया गया था, राज्य से निष्कासित कर दिया गया और वह वहां से कहां चला गया, मेवाड़ चला गया था राम। मेवाड़ के उदय सिंह ने इसे कौन सी जागीर प्रदान की थी, केलवा की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, और इसके बाद में ये राम जो है वो लगभग किसके पास चला गया था, 1564 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में ये किसकी शरण में चला गया था, तो ये राम अकबर की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया था, अकबर की शरण में चला गया था, कौन, राम। इसके बाद में बात करें तो दूसरा पुत्र है इसका, जिसका नाम क्या है, उदय सिंह है, और इसे भी उत्तराधिकारी से वंचित करके कौन सी जागीर प्रदान कर दी थी, फलोदी की जागीर दे दी गई थी। ये भी बाद में किसकी शरण में चला गया था, उदय सिंह, तो उदय सिंह भी किसकी शरण में, तो अकबर की शरण में चला गया। तीसरा जो है उसका नाम है चंद्रदेव, चंद्रसेन। क्या नाम आता है, चंद्रसेन। और चंद्रसेन जो है तो मालदेव ने अपनी पत्नी, किसने, मालदेव ने अपनी पत्नी स्वरूपदेव के कहने पर, स्वरूपदेव के कहने पर चंद्रसेन को क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है ना, मालदेव ने अपनी पत्नी जो है स्वरूपदेव के कहने पर चंद्रसेन को क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया। तो अब भारत का जो शासक, यहां भारत में जोधपुर रियासत का जो शासक बनेगा उसका नाम क्या है, राव चंद्रसेन है। क्या नाम आता है, राव चंद्रसेन नाम आता है। लगभग जिसने 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक क्या किया था, इसने शासन किया था। 1562 से 1581 तक शासन किया था। इसका जन्म जो है लगभग 1541 में माना जाता है और राज्याभिषेक 1500 क्या हुआ था, 62। और माता का नाम झाला रानी क्या था, स्वरूपदेव था। ठीक है ना। राव चंद्रसेन का जो प्रारंभिक संघर्ष है, राव चंद्रसेन का प्रारंभिक संघर्ष जो है वो इसी के भाई उदय सिंह से माना जाता है। किससे माना जाता है, उदय सिंह। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, लोहावट का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1564 ईस्वी के अंदर लोहावट का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर उदय सिंह के क्या लगी थी, बर्छी लगी, और बर्छी लगने से उदय सिंह क्या हो गया, घायल हो गया। और इसके बाद में ये जो है उदय सिंह है वो किसकी शरण में चला गया था, अकबर की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया, अकबर की शरण में चला गया। ठीक है ना। और अकबर ने जो है उदय सिंह की सहायता हेतु 1564 में ही चंद्रसेन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने किसको भेजा 1564 में, तो ध्यान रखना हुसैन कुली खां को भेजा था। किसको भेजा है, हुसैन कुली खां को भेजा है। किसके विरुद्ध भेजा है, तो चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा है, हुसैन कुली खां को। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें तो इसी युद्ध में जो है राव चंद्रसेन क्या हुआ था, चंद्रसेन पराजित हुआ। चंद्रसेन जो है इसी समय जो है वो किसकी तरफ चला गया, बद्राजून की तरफ। बद्राजून कहां पड़ता है, जालोर। बद्राजून की तरफ चला गया था। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध जो है वो किसको भेजा गया, हुसैन कुली खां को, जिसे परिणाम क्या हुआ कि चंद्रसेन पराजित हुआ। ये किसकी तरफ चला गया, बद्राजून की तरफ। ठीक है ना। उसी समय 3 नवंबर 1570 ईस्वी को, 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर का कौन सा दरबार लगा था, नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। मतलब इससे एक तरह से राजस्थान की राजनीतिक जीवन में बहुत परिवर्तन आया था। कौन से दरबार, अकबर ने जो है राहत कार्य हेतु यहां पर नागौर में ही सुक्कर तालाब का भी निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का, सुक्कर तालाब का निर्माण भी करवाया था। और 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार आयोजित किया था। मतलब इसमें राजपूताने के सभी शासकों को निमंत्रण भेजा गया और बुलाया गया दरबार में, और लगभग राजपूताने के शासकों ने जो है इसकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे उस समय, वो इस दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो नागौर दरबार का आयोजन किसने किया है, नागौर में अकबर ने किया है। राजपूताने के सभी शासकों को आमंत्रण भेजा गया, और जिसमें जो है जो महत्वपूर्ण, ये इस दरबार का आयोजन किसकी मदद से किया गया था, भारमल की मदद से, जो राजपूताने का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की क्या की थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है ना, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और यह जो है इसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वालों में जो है यहाँ पर मुख्यतः अगर बात करें तो इसमें बीकानेर का शासक है, बीकानेर का शासक आया था जिसका नाम क्या था, कल्याणमल। और इस कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जोधपुर का राजा आया था, जोधपुर का शासक नहीं है पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह।
मोटा राजा उदय सिंह, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर का था जिसका नाम है हर राय भाटी, क्या नाम आता है, हर राय भाटी, इसने भी मुगलों की अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन से दरबार में, तो नागौर दरबार, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में। चंद्रसेन भी इस दरबार में उपस्थित हुआ था। कौन, चंद्रसेन भी इस दरबार में उपस्थित हुआ था, लेकिन चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और मुगलों से जो है इस दरबार से वापस लौट गया था। मतलब एकमात्र ऐसा राजपूत शासक जोधपुर का राजा चंद्रसेन जो कि इस दरबार में उपस्थित हुआ है लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, उसका नाम क्या है, चंद्रसेन। अभी दरबार में उपस्थित हुआ लेकिन फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसका नाम क्या आता है, चंद्रसेन आता है। क्या नाम आता है, चंद्रसेन, ठीक है ना। अब चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, तब बताते हैं चंद्रसेन के विरुद्ध लगभग 1574 ईस्वी में जलाल खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया है, जलाल खां को। जलाल खां को किसने भेजा था, अकबर ने। इसके बाद में 1576-77 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसको भेजा है, चंद्रसेन के विरुद्ध जो है किसको भेजा है, शाहबाज खां के जो है शाहबाज खां को भेजा है। किसको भेजा है, अकबर ने शाहबाज खां को भेजा है। और इसके बाद में ये जो है कहां चला गया था, तो ये बदराजूण में था जब शाहबाज खां को भेजा गया था। तो बदराजूण पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया, बदराजूण पर अकबर की सेना का अधिकार। और अब जो है चंद्रसेन वहां से कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है, ठीक है ना। अब सिवाना चला जाता है तो अब आपको पता है कि लगभग 1572 के बाद में जो है जोधपुर जो है वो क्या रह जाता है, खाली रह जाता है एक तरह से, क्योंकि ये इधर उधर चलता रहता है, मतलब चला जाता है, पीछे सेना जाती रहती है। तब बताते हैं कि इसी समय जोधपुर का प्रशासक अकबर ने, किसने, अकबर ने बीकानेर के राजा, क्या नाम आता है, राय सिंह को बनाया। किसको बनाया था, राय सिंह को बनाया था। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी जोधपुर के अंदर चंद्रसेन नहीं होगा तब प्रत्येक बार अकबर के द्वारा जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के शासक राय सिंह को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, बीकानेर के प्रमुख शासक जो है राय सिंह को बनाया जाएगा। या चाहे ये राजकुमार है वहां का, चाहे वहां का राजा हो बीकानेर का, लेकिन इसी को ही प्रशासक क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब लगभग 1572 ईस्वी को ये कुंवर जो है मैंने आपको बता ही दिया, कुंवर राय सिंह जो है वो जोधपुर का क्या बना है, प्रशासक बना है। अब सिवाना की पहाड़ियों से जो है ये जो है वो कहाँ, सिवाना से जो है वो कहाँ पहुंचा, सारण पहुंचा। सारण से ये जो है वो कहाँ पहुंच गया था, सचियाप पहुंच गया था। सचियाप जो है वो कहाँ पड़ता है, सचियाप जो है पहाड़ियां सचियाप की पाली में पड़ती है, यहां पर पहुंच गया। और सचियाप जो है पहुंचने के पश्चात यहीं पर ही जो है इसकी क्या हो जाती है, चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहां पर, सचियाप में ही इसकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। सचियाप में सारण की पहाड़ियों में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसका जो दाह संस्कार है या छतरी जो है वो भी कहां बनी हुई है, सचियाप में ही बनी हुई है, सचियाप पाली में बनी हुई है। घोड़े पर सवार इसकी क्या है कि जो है वो क्या बनी हुई है, स्मारक के रूप में प्रतिमा लगी हुई है, जिसके किनारे जो है 5 स्त्रियों की फोटो भी उत्कीर्ण है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये 5 स्त्रियां इसके साथ क्या हुई होगी, सती हुई होगी, ठीक है ना। क्या हुई होगी, सती हुई होगी। सती के प्रमाण भी हमें यहां पर मिलते हैं। ध्यान रखना, चंद्रसेन गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था, ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। उदय सिंह के देखे इसने भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। किसने, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है इसके ठिकानों का क्रम कौन सा था। मारवाड़ पर जब आक्रमण हुआ, मारवाड़ पर आक्रमण जब हुआ था अकबर का, तो उसके ठिकानों का क्रम कौन था। सबसे पहले ये कहां गया था, ध्यान रखना, बदराजूण गया था। कहां गया है, बदराजूण। फिर ये गया है सोजत, फिर ये गया है सिवाना, फिर ये गया है सारण। कहां गया है, सारण। फिर ये कहां गया है, सचियाप गया है, ठीक है ना। जब चंद्रसेन के पास में धन खत्म हो गया था, यह भी ध्यान रखना, थोड़ी सी बात फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। चंद्रसेन के पास में धन खत्म हो गया था या धन की आवश्यकता थी, तब इसने जो है कौन सा किला, पोकरण का किला जो है जैसलमेर के भाटी शासक जिसका नाम क्या आता है, हर राय भाटी को 12,500 रुपए में गिरवी रखा था। इसे क्या रखा था, गिरवी रखा था। ध्यान रखना
कि जब इसके पास धन की आवश्यकता थी, धन खत्म हो गया था, तब इसने 12,500 रुपए में पोखरण के किले को क्या रखा है, गिरवी रखा है। ठीक है ना, क्या रखा गया है, गिरवी रखा गया है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। चंद्रसेन को उपनाम मतलब इसके किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है, विस्मृत नायक कहा जाता है। राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, क्योंकि पथ प्रदर्शक का मतलब यही है कि समानताएं क्या क्या थी कि जैसे राणा प्रताप ने जो है मुगलों का विरोध किया, वैसे ही चंद्रसेन ने भी विरोध किया था। राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप दर दर की जैसे ठोकरें खाते रहे थे, जंगलों में इधर उधर पहाड़ियों में घूमते रहे थे और मुगलों का प्रतिरोध करते रहे थे, वैसे ही जो है चंद्रसेन ने भी मुगलों का क्या किया था, प्रतिरोध किया था। अर्थात राणा प्रताप ने अपने इन कार्यों के लिए किसका अनुसरण किया था, चंद्रसेन का अनुसरण किया था। किसका अनुसरण किया है, एक तरह से चंद्रसेन का अनुसरण किया था। ठीक है ना। नैणसी ने इसे क्या है कि दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा है। क्या कहा है, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, अर्थात भूला बिसरा राजकुमार कहा है। क्या कहा है, भूला बिसरा राजकुमार। क्यों कहा है, क्योंकि ये जो मेवा मारवाड़ का चंद्रसेन है, इस मारवाड़ के चंद्रसेन को इतिहासकार एक तरह से भूल ही गए हैं, भूल ही गए हैं इतिहासकार। जिस तरह से महाराणा प्रताप के साहसी कार्यों को याद किया जाता है, वैसे चंद्रसेन के साहसी कार्यों को याद नहीं किया जाता। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है विश्वेश्वरनाथ रेव, इन्हें क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वेश्वरनाथ रेव ने इसे क्या कहा है, मारवाड़ के प्रताप की संज्ञा दी है। और इसे बिना ताज का क्या कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है, क्योंकि दर दर की ठोकरें खाता रहा है, तो ताज तो इनके सिर पर रहा ही नहीं था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बिना ताज का राजा कहा जाता है। किसको, चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक बात और है, नोट याद रखना है, जोधपुर राज्य की जो भी ख्यातें मिली है, जोधपुर राज्य की जो भी ख्यातें हैं, उन ख्यातों के अनुसार प्रताप प्लस चंद्रसेन की मुलाकात, किसकी, चंद्रसेन की मुलाकात जो है कोरड़ा गांव में हुई थी। कहां पर हुई थी, कोरड़ा गांव में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है ना, कोरड़ा गांव में हुई थी। और 1581 में आपको पता है इनकी मृत्यु हो गई। 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक किसकी भूमि को, जोधपुर की भूमि को क्या घोषित कर दिया अकबर ने, खालसा घोषित, मतलब राजकीय भूमि खालसा घोषित कर दिया था। किसको, जोधपुर की भूमि को खालसा घोषित कर दिया। और 1583 ईस्वी में यह जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया था, जोधपुर का राजा जो है वो बना दिया था किसको, उदय सिंह को, जो किसके, चंद्रसेन के भाई थे, उदय सिंह को बना दिया। और अब यहाँ का राजा जो है वो कौन बन गया था, मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान रखना, जब इसको खालसा घोषित किया गया था तो उस समय भी बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। कहाँ का, जोधपुर का प्रशासक बनाया गया है। अब इसके बाद में जो यहाँ का शासक बनता है उसका नाम आता है क्या, मोटा राजा उदय सिंह। कौन राजा बनता है, मोटा राजा उदय सिंह राजा बनता है, जिसने लगभग 1583 ईस्वी से लेकर 1595 ईस्वी तक यहाँ का क्या किया था, मोटा राजा उदय सिंह ने यहाँ का क्या किया है, शासन किया है। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह मुस्लिमों की या फिर मुगलों की या बात करें अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा। मोटा राजा उदय सिंह मुस्लिमों की, अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो है मारवाड़ का पहला राजा कहलाता है। कौन कहलाता है, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, और इसने अपने पुत्र सूर सिंह को, किसको, सूर सिंह को अकबर की सेवा में भेजा था। किसकी, अकबर की सेवा में भेजा था। ठीक है ना। इसी के समय में जो मारवाड़ चित्रशैली थी, उस मारवाड़ चित्रशैली पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, मुगल प्रभाव दिखाई देता है। क्या प्रभाव दिखाई देता है, मुगल प्रभाव। और इसने, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, किसका, जोधाबाई, या नाम आता है जगत गुसाई। क्या नाम आता है, जगत गुसाई। इसका विवाह जो है वो विवाह अकबर के पुत्र किससे करवाया था, जहांगीर से करवाया था। ठीक है ना। इसका विवाह
मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुसाई का विवाह जो है अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाया था। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो है जहांगीर है, क्या नाम आता है, जहांगीर, जहांगीर की माता और जहांगीर की पत्नी, क्या नाम आता है, जहांगीर की माता और जहांगीर की पत्नी। माता का नाम क्या था, जोधाबाई, या फिर इसे क्या कहा जाता है, हरकाबाई, ठीक है। और इसकी जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम भी क्या था, जोधाबाई, या फिर इसे मान्नी बाई, और इतिहास में इसकी उपाधि है किसकी, जगत गुसाई की। किसकी उपाधि है, जगत गुसाई की। तो माता भी जोधाबाई और पत्नी का नाम भी क्या है, जोधाबाई है। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था शहजादा खुर्रम, जो कि भविष्य में शाहजहां के नाम से क्या है, विख्यात है। क्या नाम है, शाहजहां नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह की मोटा राजा की क्या थी, उपाधि थी, ध्यान रखना। मोटा राजा की इसकी क्या है, उपाधि थी जो अकबर ने दी थी। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु जो है 1595 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी, ठीक है ना। मतलब ये अकबर के सैन्य अभियान पर गया हुआ था, तब इसकी आमंत्रण किया था, क्योंकि उसी समय अकबर भी कहाँ था, लाहौर में हुआ था। अकबर कहाँ था उस समय, लाहौर में था, और उसी समय इसको आमंत्रण किया गया था सैन्य अभियान के रूप में। तो लाहौर के अंदर ही वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और मोटा राजा उदय सिंह के समय में ध्यान रखना कि आउवा के जो कुछ क्या थे, चारण और ब्राह्मण थे। आउवा के चारण और क्या थे, ब्राह्मण थे। इन चारणों और ब्राह्मणों को जो भूमि राज्य की तरफ से दी जाती है ना, वो राज्य की तरफ से जो भी भूमि दी जाती है उसको सांसण जागीर कहा जाता है। कौन सी जागीर है, सांसण जागीर कहा जाता है, ठीक है ना। विचारणों और ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से जो भी भूमि दी जाती है उसे सांसण जागीर कहा जाता है। तो इस मोटा राजा उदय सिंह ने क्या किया, इस सांसण जागीर को क्या कर लिया था, इनसे छीन लिया था। चारणों और ब्राह्मणों से इस सांसण जागीर को छीन लिया था। तब बताती हैं कि इन लोगों ने, इन चारणों और ब्राह्मणों ने क्या किया था, पुरुषों ने जोहर किया था। क्या किया है, पुरुषों ने यहां पर जोहर किया था, किस जागीर को लेकर, सांसण जागीर को लेकर क्या किया है, इन्होंने जोहर किया है। क्या किया है, जोहर किया है। तो राजस्थान का एकमात्र पुरुषों का जोहर कहलाता है, पुरुषों का क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। और नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि पुरुषों के जोहर को जम्मत कहा जाता है, जम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं, जम्मत कहते हैं। पुरुषों के जोहर को क्या कहा जाता है, जम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम्मत। और मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र थे, जिस पुत्र का नाम भी क्या था, किशन सिंह था। क्या नाम था, किशन सिंह। और इन्हीं किशन सिंह ने जो है किशनगढ़ के अंदर, कहां पर है, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की, राठौड़ सत्ता की, राठौड़ सत्ता की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। किशनगढ़ में राठौड़ सत्ता की क्या की है, स्थापना की है, ठीक है ना। किशन सिंह, किशनगढ़ में, अजमेर में राठौड़ वंश या राठौड़ सत्ता की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में यहां का राजा बनता है जिसका नाम क्या है, सूर सिंह। क्या नाम आता है, सूर सिंह राजा बनता है, जो लगभग 1595 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहते हैं। कहाँ के शासक है सूर सिंह, तो जोधपुर के शासक रहते हैं। इसने अकबर प्लस जहांगीर की क्या की थी, सेवा की। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, किसने की है, सूर सिंह ने। और जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में सूर सागर, कौन से सागर है, सूर सागर क्या बनाया है, तालाब का निर्माण करवाया है। अकबर ने सूर सिंह को लगभग 2000 की क्या प्रदान की थी, मनसबदारी, मनसबदारी प्रदान की थी। लेकिन इसे जहांगीर ने प्रारंभ में लगभग 1608 में इसे 3000 मनसबदारी प्रदान कर दी थी। कितनी, 3000 मनसबदारी। मनसबदारी बता चुका हूं, यह प्रदान कर दी थी किसने, जहांगीर ने। और प्रारंभ में, और 1613 ईस्वी में जब इसको अभियान पर भेजा गया तब इसकी जो है मनसबदारी जो है बढ़ाकर 5000 तो क्या कर दी, जात कर दी थी, और 3000 की क्या कर दी थी, इसकी सवार कर दी थी। ध्यान रखना, मनसबदारी बढ़ाई गई थी, घटाई गई थी, ये ध्यान, बढ़ाई गई है। प्रारंभ में अकबर के समय इसकी 2000 मनसबदारी थी, लेकिन जहांगीर के समय में जो है 1608 में इसकी 3000 मनसबदारी। लेकिन बाद में जब मेवाड़ अभियान था इसका, तो मेवाड़ अभियान के बाद में इसकी 5000 जात और 3000 क्या कर दी गई थी, सवार कर दी गई थी। अकबर ने इसे, ध्यान रखना, अकबर ने इसे सन 1604 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई राजा की
उपाधि दी थी? सवाई राजा की उपाधि दी थी। कब दी है सवाई राजा की उपाधि? तो सन 1604 ईस्वी में सवाई राजा की क्या की है? उपाधि दी है। और दक्षिण में ही इसकी जब 1619 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना। और इनकी मृत्यु के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम क्या आता है? गज सिंह, जो कि लगभग 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे थे। गज सिंह की चर्चा अपने करेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करने वाले हैं अपने कल। थैंक यू फॉर टुडे।